देखिए हम लोग बात करें यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में। जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो चैप्टर को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक चीजें हमारे को पता होनी चाहिए। द वन वर्ड इज ब्रीथिंग, एक है ब्रीथिंग और दूसरा वर्ड है यहाँ पर रेस्पिरेशन। तो देखो ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग में इनहेल और एक्सहेल, हम लोग सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये हो गया। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वी ऑलवेज इनहेल एयर, ये बात याद रखना, वी ऑलवेज इनहेल एयर, हम लोग हमेशा एयर इनहेल करते हैं और जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं उसी के अंदर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन और उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके यहाँ पर क्या होता है जी, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, द बर्निंग ऑफ फूड, दिस इज द फूड प्लस में O2 और देन वहां पर रिलीज होती है हमारे पास एनर्जी। और ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है बच्चों, ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। दुनिया में कभी भी कहीं पर भी एटीपी लिखा हुआ देख लो, समझ लो एनर्जी की बात चल रही है। एटीपी मतलब कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब की एनर्जी, ठीक है जी। तो इसी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इट इज आल्सो टर्म्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी क्या है हमारे पास जो है एटीपी बच्चों। अब ये प्रोसेस हमारे को पढ़नी है, कैसे पढ़नी है जी, ये प्रोसेस हमारे को पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स। तो क्या प्लांट्स के अंदर भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है? बिल्कुल होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में होता क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और इस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी की सिंथेसिस के लिए। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं जी किसके थ्रू? तो हम लोग प्लांट्स के अंदर देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, स्टेम है, इनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। और जो रूट होती है उनके अंदर प्रेजेंट होती है यहां पर में रूट हेयर्स। तो लीफ स्टोमेटा के थ्रू, स्टेम लेंटिसेल्स के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू यहां पर ब्रीथ करती है। और ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है और टेक्स प्लेस इन स्टेप बाय स्टेप बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज, जहां पर ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होता है। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर फूड, तो इसका मतलब कि C6H12O6, क्योंकि प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं वो हमेशा ग्लूकोज की फॉर्म में ही बनाते हैं और देन होता है यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी बर्निंग होती है। और जब बर्निंग होती है तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकलता है जी, एनर्जी, यानी कि एटीपी प्लस में CO2 और H2O, दीज आर द बाय प्रोडक्ट, ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट होते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है, ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की टोटल गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हमारे को यहाँ पर मिलते हैं? तो जो एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो मिलते हैं जी हमारे को टोटल 38। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो नेट गेन आएगा यहाँ पर 36, क्योंकि एटीपी के दो मॉलिक्यूल्स तो इसको बनाने में ही यूटिलाइज हो जाते हैं, तो नेट गेन जो होता है वो सिर्फ 36 का होता है, जबकि टोटल 38 बनते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ही ना हो, देन क्या होगा? तो क्या रेस्पिरेशन नहीं होगा? तो भी रेस्पिरेशन होगा। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन नहीं होता तो भी होगा बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारे पास यहाँ पर दो तरीके का होता है, वी हैव टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, द वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज
एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ O2 और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या हो रहा है बेसिकली, देख तो रहे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट रहा है सिंपल मॉलिक्यूल में टूट रहा है, यानी कि बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक। जी, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूट रहा है। तो इसका मतलब कि ये कैसी प्रोसेस है, इसका मतलब कि यहां पर हमारे पास ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में टूटता है। तो ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस विद इन द सेल, ये सारा काम कहां पर होता है, सेल के अंदर, एंड लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती कहां पर है भैया, सेल के अंदर होती है। रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है, सेल के अंदर होती है, तभी तो इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला गया है। अब सेल होती है मेरे पास दो तरीके की, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं जिनके अंदर जो प्रोसेस होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की वो कहां पर होती है जी, वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। वो होती है इन साइटोप्लाज्म में होगी या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक में जो हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी वो साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक के बारे में, तो ये होती है साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, इन साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तभी हम लोग यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं क्या जी, माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। That's why mitochondria is termed as पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम लोग यहाँ पर बच्चों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, किसको जी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि इस रिएक्शन के अंदर, इक्वेशन के अंदर जो ग्लूकोज है हमारे पास, यानी कि C6H12O6 जिसका रेस्पिरेशन हो रहा है, वही क्या है, रॉ मटेरियल है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। भाई टूट क्या रहा है, C6H12O6 ही तो टूट रहा है। इसका मतलब कि C6H12O6 is the raw material for respiration। और ये क्या है, ये ग्लूकोज है। तो जिसका भी जो रॉ मटेरियल यूज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, उसी को मैं बोलता हूं यहाँ पर रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। वही मेरा यहाँ पर रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है। डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल आपका यहाँ पर यूज हो रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, वही मेरा रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है। तो बेसिकली जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, C6H12O6 ब्रेक होता है और इसके बॉन्ड में से एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी यूटिलाइज होती है एटीपी बनाने में, और इसी रॉ मटेरियल को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। So the compounds that are oxidized during respiration process are known as respiratory substrate। हम रेस्पिरेशन के बारे में आगे बात करें, इससे पहले हमारे को ये पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद तो हमारे को सिर्फ पढ़ना ही है ना, एरोबिक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो सबसे पहले मेरे पास प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है जी। ग्लूकोज मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट है, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास C6H12O6, ठीक है। ये देखिए 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है,
यानी कि एक तरीके की शुगर होती है जिसके अंदर 6 कार्बन होता है, और 6 कार्बन वाली शुगर ही मेरी हेक्सोस शुगर कहलाती है। अब यही ग्लूकोज कन्वर्ट होता है हमारा किसके अंदर जी, पायरवेट के अंदर। यही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरवेट के अंदर, और पायरवेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। पायरवेट हमारा 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ठीक है जी। सर जी 3 कार्बन है, यहां 6 कार्बन है, 2 पायरवेट बनेंगे ना। तो ग्लूकोज का पायरवेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को, ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस को हम लोग यहां पर बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस चाहे कंडीशन एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ये तो होगी ही होगी। और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहां पर होती है, इट हैपन इन द साइटोप्लाज्म। ये काम कहां पर हो गया जी, साइटोप्लाज्म हो गया। तो सबसे पहले एनारोबिक कंडीशन के अंदर मैंने देखा मेरा ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरवेट के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको 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 हम लोग यहाँ पर पायरविक एसिड भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पायरविक एसिड। ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में पायरविक एसिड के बारे में। तो पायरविक एसिड क्या होती है, बेसिकली इट इज अ कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है हमारे पास। कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जो R होता है, CH3 के अंदर C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप, और देन COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। तो 1 2 3 कार्बन हमारे पास यहाँ पर हो गए। तो ये कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है जो हमारा पायरविक एसिड होता है, जिसको हम पायरवेट भी बोलते हैं। चलिए, ये बन गया हमारे पास। अब ये पायरवेट, अभी तक तो ऑक्सीजन हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ये पायरवेट में कन्वर्ट होना ही होना है। लेकिन अब यहां पर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी। अब मेरे पास 2 कंडीशन है। कंडीशन तो एक है, मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मैं बात ही एनारोबिक के बारे में कर रहा हूं। एनारोबिक के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ये काम होता है मेरे पास यहाँ पर यीस्ट सेल के अंदर भी। एक तो काम हो गया जी इन यीस्ट या प्लांट सेल में, और दूसरी तरफ हमारे अंदर मसल सेल्स के अंदर। सर हमारे अंदर कैसे पॉसिबल होगा एनारोबिक लेवल, मैं मर गया क्या इतनी देर में? ऐसा थोड़ी रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एनारोबिक हो रहा है क्योंकि अब ऑक्सीजन नहीं जा रहा है अंदर, एयर नहीं जा रही है अंदर, तो एनारोबिक होगा। हाँ थोड़ी देर बाद तो दिक्कत होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं बना हुआ। तो यीस्ट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, फॉर्मेशन होती है CO2 की और C2H5OH। हमारे पास यहां पर बन जाते हैं क्या जी, एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी और CO2 की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास एल्कोहल की और C2 की फॉर्मेशन होगी। अब एल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, जो है मेरे पास यहाँ पर इथाइल एल्कोहल, जो है मेरे पास इधर में क्या है बच्चों, जो मेरे पास इधर में इथाइल एल्कोहल है। तो 2 कार्बन ये रहे और एक तीसरा कार्बन ये रहा, 3 कार्बन, जबकि टोटल हमारे पास 2 पायरवेट है। तो बेसिकली अल्कोहल के भी हमारे पास 2 कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल बनते, तो टोटल 4 हो गए। और एक हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया जी, इधर में जी 2 ही CO2 निकलेंगे और क्या। जब 2 निकल रहे हैं भाई, एक पायरवेट में निकला है ना, एक पायरवेट में आपका एल्कोहल निकला जिसके अंदर 2 कार्बन, एक CO2 निकला, टोटल 3 हो गए। और जब 2 पायरवेट है तो इसके 2 है, तो मेरे पास इसके भी 2 होंगे, तो 2 2 4 और 2 6। तो हमारे पास टोटल ये काम तो बैलेंस हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास C2H5OH निकल गया। अब ये जो C2H5OH निकला प्लांट्स में से, इसका मतलब सर जी अल्कोहल निकलती है यहाँ, इसका मतलब ये नहीं ग्लास के नीचे खड़े हो जाओ तुम। होता क्या है बेसिकली यहाँ पर भैया, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। देयर इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी जिसके कारण एल्कोहल बनेगी। फर्मेंटेशन प्रोसेस पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जब फर्मेंटेशन हो जाएगी तो उस समय एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जी, सिर्फ 2। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स।
यही बात मैं करता हूं किस चीज के अंदर, मसल्स के अंदर, ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। देन व्हाट हैपन, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फॉर्मेशन होती है भैया लैक्टिक एसिड। इसके अंदर फॉर्मेशन होगी किस चीज की जी, इसके अंदर फॉर्मेशन होगी यहां पर बच्चों लैक्टिक एसिड की, जिसको हम लैक्टेट बोलते हैं। और ये भी मेरे पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, चाहे लैक्टिक एसिड बोल दो और चाहे इसको यहां पर लैक्टेट बोल दो। अब ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इट इज अ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि CH3 यानी कि R, ये है CHCOOH, और यहां पर इसकी वैलेंसी आएगी OH ग्रुप अटैच होगा। तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 और चौथी इसके साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाता है लैक्टिक एसिड, जिसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसको हम लैक्टेट बोलते हैं। और यहाँ पर भी लैक्टिक एसिड के दो कंपाउंड बनते हैं हमारे पास जी, 2 लैक्टिक एसिड हमारे पास बन गए, यानी कि काम पूरा हो जाता है। अब इस समय हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर भी जो एनर्जी निकलती है बच्चों, वो भी बहुत ही कम निकलती है। यहाँ पर भी हमारे को हम देखते हैं कि एटीपी के सिर्फ और सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल मिलते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा जी, सिर्फ और सिर्फ एटीपी के 2 ही मॉलिक्यूल मिलते हैं, बाकी सारा तो है ही नहीं यहाँ पर कुछ भी। जो एनर्जी बहुत कम आती है एनारोबिक के अंदर। चलिए, तो ये काम होता है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट होया पायरवेट में, और पायरवेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड में, और यीस्ट या प्लांट के अंदर अल्कोहल में, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एरोबिक के बारे में। देखिए, जब मैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करता तो ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फॉलोइंग स्टेप्स में पढ़ेंगे, जो भी मैं आपको बताऊंगा। इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और अब इसमें क्या होता है, काम वही होगा, बस इसमें ग्लूकोज होगा जो कन्वर्ट होगा यहाँ पर पायरवेट में, और ये हमारे पास टोटल क्या होता है, नेट गेन 36 का होता है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में से। ये काम होता है हमारे पास भैया एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। अदरवाइज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है एनारोबिक के अंदर सिर्फ 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस यहाँ पर होती है। तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जिसके रिस्पेक्ट्स में हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है बच्चों मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हम लोग ईएम पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है जी। ईएमपी या अर्नेस्ट मेयरहॉफ पाथवे इसको बोला जाता है। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये साइटोप्लाज्म में होती है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। ग्लूकोज से पायरवेट बनने का स्टेप ये तो सेम ही होता है मेरे पास दोनों के अंदर। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप है जी मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको हम लोग गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं, आल्सो टर्म्ड एज गेटवे रिएक्शन। यही हमारी गेटवे रिएक्शन भी कहलाती है। और इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरवेट और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरवेट भी इसको यहां पर बोला जाता है। अब ये प्रोसेस हमारे पास क्या होती है जी, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है जी, नोट करते रहो साथ साथ, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तीसरा स्टेप होता है मेरे पास यहां पर क्रैब साइकिल। अब यहां पर होती है जी क्रैब साइकिल, जिसको हम लोग टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। टीसीए साइकिल मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
और ये कहाँ होती है? ये भी होती है जी इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाएंगे कि कौन सी प्रोसेस बेसिकली कहां पर होती है, उसकी साइट क्या होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास यहां पर जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देयर इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है जी। और ये प्रेजेंट होता है इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ईटीएस, इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसी के साथ में ही होता है, इट्स नॉट अ डिफरेंट स्टेप, ये दोनों प्रोसेस साथ में चलती है हमारे पास। जब हम इसको आगे करेंगे, देयर इज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फोरिलेशन, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है, प्रीवियस चैप्टर में। और ये होता है इन F0 एंड F1 पार्टिकल्स, ठीक है जी। तो ये स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स में हम लोग यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, स्टेप्स के बारे में हम आगे बात करें उससे पहले हमारे को एक चीज और पढ़नी है। वी नीड टू स्टडी द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हमारे को यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल में जी, कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, उनके बारे में। तो देखो, जो सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जब रेस्पिरेशन होता है तो इसी को फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोला जाता है। इवन हमारे अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का ही रेस्पिरेशन होता है भाई सबसे पहले, ठीक। अब ये रेस्पिरेशन जो है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है, बिकॉज देखो रेस्पिरेशन विच यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट, उसी को फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं, बात नंबर एक। दूसरी चीज, ये जब कार्बोहाइड्रेट है जब ब्रेक डाउन होता है तो ये कन्वर्ट होता है इनटू सिंपलेस्ट ग्लूकोज, और ये सिंपलेस्ट ग्लूकोज की फॉर्म में ही रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंट्री मारता है। और जब इसका रेस्पिरेशन होता है तो लगभग लगभग 4.4 किलो कैलोरी हमारे को पर ग्राम मोल यहाँ पर मिलती है जी। 4.4 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल में हमारे को यहाँ पर जब कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन होता है तो इतना अमाउंट मिलता है। आजकल बहुत सारी चीजें हैं, ऐप 7 पे लिखा होता है वो आजकल टीवी एड द्वारा हेल्थीफाई वगैरह का, कि क्या क्या आप खाएंगे और उसके अंदर कितनी कितनी कैलोरी होती है, और कितनी कैलोरी को कितना बर्न करने के लिए आपको कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, ये सब चीजें भी है। तो रेस्पिरेशन विच यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज टर्म्ड एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का, बच्चे है ना। आपके घर पे गेस्ट आते हैं, बोलते हैं ना हाँ जी ठंडा गर्म क्या लोगे, आप बोलोगे अगर वो जी क्या जी गर्म तो चाय, और ठंडा तो शरबत, है ना। पहले तो ये चलता था, आजकल तो हाँ भाई साहब पेप्सी लिया भाग, ठीक है जी, अब चलने लगा है। नहीं, पहले रूह अफ़ज़ा रखा होता था घरों में लोगों के, सीधा बनाया शरबत पिला दिया। अब क्या होता है, ये जो होता है शुगर होता है, इसके अंदर ग्लूकोज होती है, और ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, पीते ही एनर्जी। देखो टीम में देखा ग्लूकोन डी, इंस्टेंट एनर्जी, सेम डायलॉग यही है ना। तो वो यही है क्योंकि ये इंस्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का। एंड कार्बोहाइड्रेट ही हमारी क्या है, कार्बोहाइड्रेट और कुछ नहीं है भैया, कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है, यही सक्रोज है, यही फ्रक्टोज है ना। बहुत सारे कंपनी वाले ब्रांडिंग वाले आपको बेवकूफ बनाते हैं, वो क्या लिखेंगे, फ्रक्टोज लिख देंगे, फ्रक्टोज इतना, सक्रोज इतना। अरे भैया फ्रक्टोज सक्रोज हमारा यही है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। इवन वो आपने देखा होगा शुगर फ्री चीनी आती है वो डायबिटीज वालों के ऊपर, उसमें पहले इंग्रेडिएंट में लैक्टोज लिखा है, सबसे पहले डायलॉग से बेवकूफ बना रहे हो आपको, लैक्टोज इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है जी। तो लैक्टोज भी शुगर ही होती है, और वो खतरनाक शुगर होती है, और बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा, वो डाइजेस्ट नहीं होती, बॉडी में एक्यूमुलेट होती है। जिसको डायबिटीज हो उसको वो शुगर दे रहे हो ना, और ज्यादा खतरनाक है, याद रखना ये चीज, ठीक है, कभी मत देना उनको ये चीज। तो कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो ग्लूकोज है, सक्रोज है, फ्रक्टोज है, सब कुछ क्या है, सब कार्बोहाइड्रेट ही है।
यानी जब भी एनर्जी की नीड होती है तो सबसे पहले क्या लिया जाता है जी, सबसे पहले ग्लूकोज लिया जाता है। और ये एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस है जो रेस्पिरेशन के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज ही बनता है। ग्लूकोज की बहुत सारी फॉर्म्स है जैसा कि मैंने बताया। तो एक सेल में जब भी रेस्पिरेशन होगा तो सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होंगे। और कार्बोहाइड्रेट हमेशा कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर जी, सबसे सिंपलेस्ट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो कार्बोहाइड्रेट का सारा रेस्पिरेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद जी किसका रेस्पिरेशन होगा, दूसरे नंबर पर रेस्पिरेशन होता है फिर फैट मॉलिक्यूल्स। फिर क्या होगा, फैट का रेस्पिरेशन होगा। और जब भी फैट का देखो, फैट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फैट भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो इसका ब्रेकडाउन होगा। और जब फैट हमारा ब्रेकडाउन होता है तो ये कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में और प्लस ग्लिसरॉल में। तो फैट फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है हमारे पास यहाँ पर बच्चों, ठीक है। अब ये लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकते, भले कन्वर्ट हो गए लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर ये भी डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकते। तो इसमें हमारा जो ग्लिसरॉल होता है ये कैसे एंट्री मारता है रेस्पिरेटरी पाथवे में, ये कन्वर्ट होता है एज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में। ये एंट्री मारेगा एज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में एंट्री मारेगा। कहां पर जी, रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर, ठीक है। और जो फैट होता है, फैटी एसिड है, ये कन्वर्ट होता है हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए में, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में। यानी कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल भी रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकते। फैट कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, लेकिन फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम की फॉर्म में, रेस्पिरेटरी पाथवे में एंट्री मारता है। और ग्लिसरॉल हमारा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंट्री मारता है। और जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो 9.8 किलो कैलोरी 9.8 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल हमारे को मिलती है। तो फैट का रेस्पिरेशन होना भी बहुत जरूरी है, फैट बर्न करना भी बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। सोचो मैं कह रहा हूं रेस्पिरेशन ना और बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, चर्बी जमा हो जाएगी और क्या होगा। अच्छा, इसको भी हम लोग फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं, इट इज आल्सो टर्म्ड एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अब हम कहते हैं कि अगर फैट भी खत्म हो गया, अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि भैया फैट भी खत्म हो गया, तब क्या बचेगा। अगर फैट भी खत्म हो जाता है तो देन उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है फिर हमारे पास यहाँ पर प्रोटीन, फिर प्रोटीन का रेस्पिरेशन होता है। और जब भी प्रोटीन का रेस्पिरेशन होगा तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा। और प्रोटीन किस में ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जी, अमोनिया प्रेजेंट होता है। तो जब भी इसका रेस्पिरेशन होगा तो अमोनिया रिलीज होगा। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि अमोनिया डायरेक्ट अटैक करता है बच्चों किसकी के ऊपर जी, किडनी के ऊपर अटैक करता है। अमोनिया डायरेक्ट किडनी के ऊपर अटैक करता है। तो जब भी प्रोटीन का रेस्पिरेशन होता है इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, इट इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। बात नंबर 1, ये हमारा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोटीन हमारा कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में, बिकॉज अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन भाई, अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। और इसी में हम लोग क्या देखते हैं, अमीनो एसिड का डीअमीनेशन होगा, इसका डीअमीनेशन होगा जिसके कारण NH3 यहां से निकलता है। डीअमीनेशन मतलब कि अमीनो ग्रुप बाहर निकलेगा NH3 अमोनिया की फॉर्म में। और जब अमोनिया सेल में एक्यूमुलेट होता है तो इट इज टॉक्सिक फॉर सेल, ये सेल के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। एक्सक्रीशन चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोटीन का रेस्पिरेशन कभी भी लंबे समय तक नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। क्योंकि अगर प्रोटीन का रेस्पिरेशन लंबे समय तक होता है, अमोनिया निकलेगा, ये डायरेक्ट सेल के ऊपर अटैक करेगा और सेल डेड हो जाती है। तो डायरेक्ट ज्यादा देर तक इसका रेस्पिरेशन हो भी नहीं सकता है। अमोनिया से हम देखते हैं प्रोटीन में से जब NH3 निकलता है तो NH3 निकलने के बाद जो सब्सटेंस बच जाता है, मान लो ये अमीनो एसिड है, डीअमीनेशन NH3 निकल गया,
अब NH3 निकलने के बाद अब जो यहाँ पर बचता है वो बचता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये तो हमने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी। यहाँ पर क्या बचेगा जी, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड होगा जो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंट्री करेगा, और जब यहाँ पर हमारे पास ये यूज होता है तो इसके कारण क्या होता है जी, 4.8 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल, इतनी एनर्जी यहाँ से मिलती है हमारे। ठीक है, देखो प्रोटीन का रेस्पिरेशन टॉक्सिक होता है, इसलिए प्रोटीन रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। सिर्फ दो ही कंडीशन में ऐसा होता है जहां पर प्रोटीन को रेस्पिरेशन में यूज होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, जिसमें सबसे पहली चीज होती है सीड जर्मिनेशन इन पल्सेस। जो दालें वगैरह होती है उनका जब सीड जर्मिनेशन होता है तो दालों में तो भयंकर मात्रा में प्रोटीन होता है, वहां पर यूज होता है। और ड्यूरिंग स्टारवेशन, मान लो आपको भूख लग रही है और आप खाना नहीं खा रहे, तो क्या होगा, बॉडी अपने ही सिस्टम के प्रोटीन को धीरे धीरे क्या करेगी, रेस्पिरेटरी में यूज करेगी और उसको तोड़ेगी, जो हमारे लिए खतरनाक होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है और हमारी बॉडी में फैट भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बक्के बर्गर खा लेंगे, है ना, टिक्की खा लेंगे, मोमोज खा लेंगे, ये होता है। चलिए, उसके बाद सबसे लास्ट में आता है फिर मेरे पास ऑर्गेनिक एसिड। अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है उन प्लांट्स के अंदर जो ड्राई इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, और उस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं सक्यूलेंट जीरोफाइट्स। उनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जी सक्यूलेंट जीरोफाइट्स बोलते हैं बच्चों उन प्लांट्स। ठीक है जी, दोज आर द सक्यूलेंट्स जीरोफाइट्स, यानी द प्लांट्स एडेप्टिव टू लिविंग इन ड्राई इन्वायरमेंट। और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। वहां पर अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है इन दिस टाइप्स ऑफ प्लांट, तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या है अजी, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OA, यानी कि मैलिक एसिड, यानी कि एस्पर्टिक एसिड, दीज आर द मुद्दा। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द रेस्पिरेटरी